नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नकुल सैनी और आज हमारा जो मॉलिक्यूल एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ा था, मैं आपको बोला था कि दोनों कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर से एटम कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, किस लिए दिखता है, वो सारा ऐसे देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले आपको बता दूं, मैं जे थॉमसन के उस मॉडल से पहले मैं आपको बता दूं कि जब जे थॉमसन का मॉडल आया था तो जो न्यूट्रॉन था उसकी डिस्कवरी जब तक नहीं हुई थी। इसलिए मैं पहले मतलब शुरुआत करने से पहले बता दूं कि बाद में दिक्कत हो। तो ठीक है, जे थॉमसन भाई साहब आए थे, वही जो जिन्होंने अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने क्या था कि एक जे थॉमसन का स्ट्रक्चर उन्होंने कैसा रखा था। उन्होंने क्या कहा था, ये स्फेरिकल तो है, बट जो इसका पूरा स्फेयर है ना, क्या बोला मैंने, जो है उसका जो स्फेयर है ना पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, बट उसके अंदर हल्के हल्के ऐसे बीज की तरह एम्बेडेड है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उन्होंने एक बात और कही थी कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, इनका जो मैग्नीट्यूड है, यानी क्वांटिटी है, जो भी है वो एकदम सेम है, जिसकी वजह से जो एटम्स है वो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी जितने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उतने हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। जैसे समझ लो रिलेटिव चार्ज लेकर मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास 5 प्रोटॉन है तो हमारे पास +5 का चार्ज आ गया, बट तो फिर हमने उसको न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन भी नहीं चाहिए, जिनके पास हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। प्लस चार्ज 5 माइनस चार्ज 5 में अगर 0 रहता तो जो इलेक्ट्रिकली वो है न्यूट्रल हो जाता, कोई चार्ज ही नहीं रहता उस पूरे में। ये उन्होंने कहा था। ठीक है, तो जे थॉमसन ने अपनी ये थ्योरी रखी थी। तो अब इन्हीं के एक स्टूडेंट है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने अपना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोला था। इस वाले जो मॉडल है जे थॉमसन को हम इसको कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, जो भी कह लो, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, रेसिन पुडिंग मॉडल, जो भी कहो सारा ये सेम ही है। अब आते हैं कि रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या कहना था। रदरफोर्ड जो इनके ही स्टूडेंट थे उनका क्या कहना था, उन्होंने इसको वो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम जानते हैं कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने ऐसे एक गोल्ड की फॉइल रखी थी, काफी पतली। गोल्ड को इसलिए चुना दो, काफी जो है ना मेलिएबल सब्सटेंस होता है, मोस्ट मेलिएबल सब्सटेंसेस जो गोल्ड है मोस्ट मेलिएबल होता है, इसलिए उन्होंने रखा था कि अगर जैसे ही पतला हुआ, अगर ये मोटा होता तो उसको ज्यादा कोई बंदा है, मतलब जैसे कुछ ज्यादा मोटी चीज है तो उस पर कुछ जाते हैं तो टकरा के आने के ज्यादा चांस रहते हैं, बट जैसे कि पतली चीज होगी तो उसको फाड़ के वैसे निकल सकता है। जैसे समझ लो कि एक टिश्यू पेपर है, वही आप समझ लो कि वुडन ब्लॉक है, तो कौन ज्यादा रोकेगा, वही सिस्टम हो जाता है। जैसे हमारे पास समझ लो कि एक कागज है, पूरे कागज का बंडल है, तो ज्यादा रेजिस्ट तो वही करेगा पूरे कागज का बंडल, तो इसलिए हमने सबसे पतला वाला मेटल गोल्ड फॉइल लिया था। तो इधर से हमने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करी थी। बॉम्बार्डिंग मतलब बॉम्ब फेंके थे, बॉम्ब की तरह से फेंके थे। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। उसकी जो एकदम केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एकदम हीलियम के आयन जैसा होता है, हीलियम आयन He2+ आयन। तो इसलिए हम उसको कहते थे हीलियम के 2 आयन को हम अल्फा पार्टिकल्स, बट वो होता है नहीं। ठीक है, तो यही जो है उन्होंने बॉम्बार्ड किया था। जो ये बहुत अल्फा पार्टिकल इसलिए चुने थे क्योंकि वो हैवी ज़्यादा होते हैं एक तो, और जो उनकी जो स्पीड है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उन्होंने बॉम्बार्ड किया था। तो अब जब उन्होंने ऐसा किया तो वो सोच रहे थे कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो आपको बता दूं कि He2+ आयन जैसे ये कुछ होते हैं, बट वो होते नहीं एक्चुअली। बट जैसे मैंने 2 आयन पॉजिटिव चार्ज इधर फेंका तो पॉजिटिवली चार्ज उसको रिपेल करके उसको वापस एकदम फेंक देना चाहिए। बट जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस जो थी उसके एकदम अपोजिट जो आया वो आया। उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ थे वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुए, और 12,000 में से एक वो एकदम 180 डिग्री बाउंस बैक कर गए थे। अब इन्होंने की जो भी ये दो मैंने जो बताई, ये सारी हम उनके उसमें लगते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या थी। ऑब्जर्वेशन इनकी थी कि मोस्ट ऑफ द पहली ऑब्जर्वेशन जो भी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में उस पर डिफरेंस आ जाता है। पहले उनकी ऑब्जर्वेशन की थी जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे निकल गए। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी,
कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल्स उससे डिफ्लेक्ट हो गए। तीसरी क्या थी, 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर दिया 180 डिग्री, ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इसके उससे वो करके इन्होंने इसका कंक्लूजन क्या दिखाया, इसको अपने गुरुजी को गलत साबित करते हुए कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा निकला था, तो वो बोल रहे थे कि जो एटम है ना उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस जो वो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है ना एटम का वो एम्प्टी है, उधर कुछ नहीं है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट है, ठीक है। और इन्होंने कहा था मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है इन द सेंस कि वो सीधा निकल गए कि पॉजिटिव थे, पॉजिटिव खाली है, ठीक है। तो और स्मॉल डिफ्लेक्शन की उन्होंने क्या कहा था कि स्मॉल डिफ्लेक्शन की उन्होंने कंक्लूड किया था कि वो जो पॉजिटिवली चार्ज जो स्फीयर है अपना वो एक बहुत ज़्यादा छोटा जगह घेरता है। और तीसरा उन्होंने कंक्लूजन किया था, उसी को उन्होंने न्यूक्लियस कह दिया था, न्यूक्लियस कह दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि कोई 1 आउट ऑफ 8 जा रहे हैं तो सीधा न्यूक्लियस के से एकदम ऐसे फैक है कि न्यूक्लियस से एकदम टकरा के वापस आ जा रहा है, वो एकदम 1 आउट ऑफ इतना छोटा है, ज़्यादातर स्पेस खाली है, बट न्यूक्लियस के हाँ वो बाद में है कि इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर, बट वो आप उधर समझने की कोशिश करो कि इधर कैसे है। तो इधर कोई एकदम छोटा ही चांस होगा कि भाई इस पे जाकर टकराए, वो ऐसे ऐसे सारे सीधे निकल गए, कुछ कुछ हल्का से टकरा कैसे हो गए, ठीक है, ऐसा वाला सिस्टम होता वहाँ पे। तो इन्होंने इसी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को, जब न्यूट्रॉन नहीं था उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को उन्होंने न्यूक्लियस करार दिया था। तो और इन्होंने एक चीज और कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं उनके अराउंड घूम रहे हैं, ऐसे 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 घूम रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में, ठीक है। उन्होंने ये बोला जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है ना वो काफ़ी छोटा है, इन्होंने ये भी बोला कि काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द जो हमारा वो है उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है। और उन्होंने अगला क्या बोला, ये अब इसका जो इनका था ना इसमें एक ड्रॉबैक आया कि बोला जाता है कि अगर एक जो सब्सटेंस है या फिर ऑब्जेक्ट है वो अगर सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर पाथ में फिजिक्स में पढ़ा गया कि सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करता है वो तो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, वो अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, तो वगैरह वगैरह जो भी है सारा वो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। बट एक कहा जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में होता है तो अपनी एनर्जी लूज करने लग जाता है, ऐसा बोला जाता है, मतलब है आगे जाके थ्योरी है, अपने आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर ये ऐसे पाथ में है तो जो ये है तो फिर ये एनर्जी लूज करता 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 ये तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, अगर न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो अपनी जो भी है एटम अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, बट ऐसा तो है नहीं, इसलिए इनकी थ्योरी का मतलब ड्रॉबैक था। और इसी को थोड़ा ठीक करते हुए नील बोहर अपनी थ्योरी लेकर आते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और नील बोहर की पूरी मॉडल देखेंगे, उसने क्या कहा क्यों कहा, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक हम उसको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी वहाँ से ही आ जाता है सारा सिस्टम, और हम सारा बोहर बरी स्कीम पूरी वगैरह सारा कुछ देख के बात खत्म करेंगे और चैप्टर का और आगे बढ़ते रहेंगे। ये वाला पार्ट छोड़ के फिर हम बैलेंसी वगैरह पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें और यही वाला दोबारा रिवाइज करें और मज़े करें, चिल करें और मौज करें एकदम।